हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, इंडिया को लेके सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर कोई एक इंसान था कि इंडिया फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाली है तो वो राकेश झुनझुनवाला जी थे, जो अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ग्रोथ ओरिएंटेड थे। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी ने इंडियन स्टॉक मार्केट से सिर्फ 5,000 रुपए से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और फिर सिर्फ ऑलमोस्ट 30-35 सालों में ही उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की वेल्थ बना ली, तो क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? अगर राकेश जी ने ऐसा नहीं किया होता तो हमें इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने स्किल से इसे रियलिटी में प्रूव करके दिखाया कि एक लाइफ टाइम में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो कि मेरे और इंडिया के कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और हीरो रहे हैं, जो है बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला जी। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े छोटे इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल मीडिया के लोग इनके पोर्टफोलियो को और इनके एक्शंस को काफी क्लोजली ट्रैक करते थे, और जैसे ही राकेश जी किसी स्टॉक में कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते थे तो फौरन एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। और काफी बार वो स्टॉक सिर्फ राकेश जी की बाय करने की वजह से अपर सर्किट टच करता था, मतलब 5, 10 या 20% ऊपर जाता था, जो उसकी एक दिन की मैक्सिमम लिमिट होती है। तो पिछले 20-30 सालों में काफी सारे लोगों ने सिर्फ राकेश जी के पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली कॉपी करके अपनी लाइफ टाइम की दौलत बना ली है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अब हम इनके पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं कर सकते, और ना ही आज के बाद हमें ऐसी कोई न्यूज सुनने मिलेगी कि राकेश जी ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टोरी और उनके लेसन्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, राकेश जी से अगर हमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखना चाहिए तो वो है रिस्क। उनके हिसाब से अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ रिस्क लेने से आती है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब इसका मतलब हम राकेश जी की स्टोरी से ही सीख लेते। तो राकेश जी को बचपन से ही स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। उनके पापा इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे, तो जब भी उनके पापा के दोस्त शाम को उनके घर पे मिलने आते थे और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे तो राकेश ये सब बातें काफी ध्यान से सुनते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया और कंपनीज के बारे में रीड करना शुरू कर दिया। तो एक दिन राकेश ने अपने पापा को कहा कि वो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते, और जैसा कि आप गेस कर सकते किसी भी इंडियन पिता की तरह राकेश के पापा ने भी उन्हें शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ने से मना कर दिया। उनके डैडी चाहते थे कि राकेश पहले एक अच्छी डिग्री कमा ले, फिर वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते, ताकि उनके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो एक अच्छा बेटा होने के नाते राकेश ने बहुत मेहनत करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री कमाई, और इसके बाद उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी 1985 में स्टार्ट की, जब उन्होंने मुंबई आके स्टॉक एक्सचेंज में जॉब ली। लेकिन तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो ऑब्वियसली बहुत ही कम होते। तब उन्हें अपने भाई की मदद से 2 क्लाइंट मिले, एक ने 2.5 लाख रुपए उन्हें उधार दिए और दूसरे ने 10 लाख रुपए। तो राकेश ने उनसे कहा कि वो उनके पैसों को एफडी से अच्छे रेट से ग्रो करके देंगे। फिर राकेश जी ने अपने क्लाइंट्स के पैसों को टाटा टी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो उनकी लाइफ का सबसे पहला स्टॉक था, जो उस टाइम पे 43 रुपीज का था, और सिर्फ 3 महीनों बाद ही उस स्टॉक का प्राइस 143 रुपीज पे पहुंच गया। मतलब उन्होंने 3 महीनों में अपने पैसों को 3 गुना ग्रो कर दिया। तो इस बड़े प्रॉफिट के बाद राकेश को स्टॉक मार्केट में और भी कॉन्फिडेंस आ गया, और तभी से उनकी रियल जर्नी शुरू हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे राकेश जी की लाइफ का सबसे पहला लेसन ये है कि जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट और कॉन्फिडेंट हो तो आप उसके लिए रिस्क लेने से घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं का एक कोट है कि नेवर बी अफ्रेड टू टेक रिस्क बट ओनली रिस्क सो मच दैट यू कैन अफोर्ड टू स्टैंड नेक्स्ट डे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप राकेश जी की लाइफ को थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा रिस्क लिए। जैसे उन्होंने बहुत सारे रिस्की ट्रेड्स किए, शॉर्ट सेलिंग भी की, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, तो आप फेल हो के वापस जीरो से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो फ्यूचर में आपको रिस्क लेके फेल होने से इतना रिग्रेट नहीं होगा जितना आपको रिस्क नहीं लेने से पछतावा होगा कि काश मैंने उस बिजनेस आइडिया पे काम कर लिया होता, या काश मैंने वो करियर जो मुझे पसंद था वो चुन लिया होता, तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती। क्योंकि हम मेजॉरिटी इंडियन फैमिली के पेरेंट्स बाय नेचर हमें एक सेफ रास्ता चुनने को कहते हैं जिसमें ग्रोथ इतनी होती नहीं है। तो अगर राकेश जी ने भी अपने पैशन को फॉलो नहीं किया होता और रिस्क नहीं लिया होता तो शायद हम इंडियंस के पास इनके जैसा एक लेजेंडरी इन्वेस्टर नहीं होता। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो अच्छे प्रॉफिट कमाने वाले स्टॉक्स को ढूंढते कैसे थे, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने काफी सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे टाटा टी, टाटा पावर, टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल या फिर एस्कॉर्ट्स। तो इसका जवाब है कि राकेश जी कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टिप्स के बेसिस पे नहीं लेते थे, और ना ही वो कोई टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे। वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी खुद से बनाते थे और एक इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते थे कि उन्हें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी क्राउड के साथ फैसले नहीं लेते थे। अब इसके लिए मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1989 का,
उस टाइम पे मिस्टर मधु दंडावटे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो एक बजट पास करने वाले थे। तो सभी लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि उस साल का बजट बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। तो इस प्रिडिक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट सेल करना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते मार्केट बजट के आने से पहले ही बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया था। अब दोस्तों अगर ये सिचुएशन में हम मार्केट को देखें तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे क्राउड को फॉलो करके अपने स्टॉक सेल करने लगते, लेकिन राकेश जी ने पहली बार अपना इंडिपेंडेंट माइंडसेट शो किया और अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्टेड रखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिसर्च से ये पता लगा लिया कि मिस्टर मधु फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है और इसीलिए वो बजट को बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल ही रखेंगे। और इसीलिए राकेश जी ने स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे उस टाइम पे लगा दिए। तो राकेश जी कहते थे कि उनकी वाइफ ने उनसे कभी कोई चीज की डिमांड नहीं की, लेकिन पहली बार उनकी वाइफ ने उनसे एक चीज मांगी थी कि उन्हें अपने बेडरूम में एक एसी चाहिए। तो बजट के आने से पहले राकेश जी के पास 2 करोड़ रुपए थे जिसे उन्होंने पूरी तरह इन्वेस्ट कर दिया था और इसके साथ में उन्होंने लेवरेज पोजीशन ले रखी थी जो एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो जब बजट रिलीज हुआ और उनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ तो उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में 2 करोड़ से 20 करोड़ की हो गई थी और तब उन्होंने अपने घर पे एसी लगवाई और अपनी वाइफ से कहा कि हमारा एसी आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि उनके पास उस टाइम पे 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी कैश में थे, वो भी उस टाइम के 2 करोड़। तो भी उन्होंने अपने घर के लिए एक एसी नहीं ली थी। और आज की तारीख में लोगों के पास 2 लाख रुपए भी बैंक में होते नहीं है, लेकिन वो फिर भी दूसरों को देख के महंगे महंगे आईफोन्स या गाड़ी के सपने देखते, बस इसीलिए क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि राकेश एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ काफी फ्रूगल भी थे, यानी अपने खर्चों को कंट्रोल करने में काफी अच्छे थे। अब दोस्तों ये 1989 के बजट का तो एक बहुत ही पुराना एग्जांपल था। मैं आप लोगों को एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि वो कितना अलग सोचते थे। तो जब 2020 के मार्च में सारी कंपनी का शेयर प्राइस कोविड की वजह से क्रैश हो रहा था, तो तब टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस भी बुरी तरह क्रैश हो गया था और वो 65 रुपीज के लो पे पहुंच गया था। इतना लो कि ये पिछले 12-13 सालों में नहीं हुआ था। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो राकेश ने उस टाइम पे काफी बार न्यूज में कही भी थी, लेकिन शायद ही किसी ने सुना होगा। तो राकेश जी ने वो टाइम पे ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और काफी अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया और फिर सिर्फ 2 साल में ही ये कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए तक पहुंच गया, मतलब 5 से 6 गुना रिटर्न्स। तो इससे हमें एकदम क्लियरली समझ आता है कि कैसे वो क्राउड के खिलाफ जाते और एक इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते। क्योंकि मार्च 2020 में लोग किराने की शॉप्स और डीमार्ट की लाइन में लग रहे थे दूसरों को देख के, लेकिन यहाँ राकेश एकदम हाईली साइक्लिकल सेक्टर के एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे जब उसमें कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। अब इसके पीछे उन्होंने रिसर्च कैसे की और क्या वैल्यूएशन के रूल अप्लाई किए, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक एक्चुअली में वो टाइम पे बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गया था और ये एक क्लियर कट एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी जो किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर को इजीली दिख जाती। फिर दोस्तों इसके बाद तीसरा लेसन ये है कि राकेश जी ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से क्रिएट की है और ये चीज उन्होंने खुद इंटरव्यूज में काफी बार कही है कि 95% वेल्थ इज क्रिएटेड बाय बीइंग अ बुल। क्योंकि स्टॉक मार्केट से हम 2 तरह से पैसा कमा सकते हैं। एक होता है जब आप किसी स्टॉक को बाय और बाद में सेल करते हो, जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, जिसे हम लॉन्ग पोजीशन या बुल पोजीशन कहते हैं। और दूसरा होता है जब हम किसी स्टॉक को पहले ही सेल कर देते किसी से उधार में लेके और फिर बाद में जब उसका प्राइस क्रैश होता है तब उसे सस्ते प्राइस पे बाय करते, फिर अपना उधार क्लियर करके अपना प्रॉफिट कमाते। क्योंकि आपने महंगे प्राइस पे पहले सेल किया था और फिर बाद में सस्ते प्राइस पे बाय किया, तो जो डिफरेंस हुआ वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं या फिर बियर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आप ये उम्मीद करते हो कि मार्केट या स्टॉक क्रैश हो जाए, यानी बियर मार्केट आ जाए। तो इस स्ट्रेटेजी को भी हम एक सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन राकेश जी ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ लॉन्ग पोजीशन यानी स्टॉक्स को बाय और होल्ड करके कमाई है। तो उसके लिए वो हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता था। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबको पता है कि 2003 में राकेश ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड जमीन से आसमान तक पहुंच गया। जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ स्टॉक्स लिए थे तब इसका प्राइस सिर्फ 3 रुपए का था और फिर इस इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम बाद ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए से 80 रुपीज में ग्रो हो गया था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उस कंपनी का स्टॉक नीचे गिर के वापस 30 रुपीज पे आ गया था। तो ऐसे टाइम पे कोई भी इंसान डर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर सकता था, लेकिन राकेश जी ने पेशेंस दिखाया और स्टॉक्स को होल्ड करके रखा और धीरे धीरे करके ये स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया और फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि उन्हें उस स्टॉक को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका एक छोटा सा डिविडेंड ही उनकी फैमिली के साल भर के सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेता है। तो अगर आपको भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो आप एम स्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसे एक फेमस फाइनेंशियल कंपनी मिराई एसेट ने बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइसिंग मॉडल लॉन्च किया है जो पूरे इंडिया में सबसे पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि अगर आप इनकी 999 रुपीज की सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो तो आपको इनका प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम के लिए यूज करने मिलेगा
और अगर आप अपने डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस फी फ्री करना चाहते हो तो आप एक और 999 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपको लाइफ टाइम तक कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा अपने किसी भी ऑर्डर के लिए। और उसके बाद आप स्टॉक्स, एफएनओ, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में ट्रेड कर सकते हो। और ये एम स्टॉक्स किसी भी तरह की कोई फी चार्ज नहीं करता है, जैसे एनुअल फीस, या जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। फिर चाहे वो इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, एफएनओ ट्रेड्स हो, करेंसी ट्रेड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या आईपीओ हो, किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं है। आप कितने भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और एमस्टॉक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि 25 साल से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स हर रोज होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एज अ बिगिनर इन्वेस्टर काफी आसानी से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिलता है। सुपर फास्ट 1 क्लिक ऑर्डर अप्रोच, वॉइस सर्च, एडवांस ऑर्डर के लिए ऑप्शंस, 1 क्लिक इंडेक्स बास्केट्स और ऐसे दूसरे बहुत सारे फीचर्स। तो इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों 2006 में राकेश जी ने क्रिसिल कंपनी के कुछ शेयर सेल करके 27 करोड़ का एक घर लिया था और 2020 तक उस घर की वैल्यू 45 करोड़ की हो गई थी। लेकिन अगर वो अपने क्रिसिल के शेयर सेल नहीं करते और उसे होल्ड करते तो उनके उस 27 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2020 तक 1000 करोड़ के भी ऊपर होती। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये फैसला क्यों ले रहे। क्योंकि दोस्तों आपके इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आपने कितने रुपए कमाए और आपके बैंक में कितना बैलेंस था, बल्कि लोग आपको शायद इसीलिए याद रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया। काफी सालों बाद हम शायद राकेश जी को इसलिए याद नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने लिए कितने सारे बिलियंस कमाए। उनकी वाइफ और उनके बच्चे उन्हें आज शायद इसीलिए याद करते होंगे कि वो एक अच्छे डैड और एक अच्छे हस्बैंड थे, जिसने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया और उनकी फैमिली में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आने दी। और दोस्तों हम भी शायद उन्हें इसलिए याद करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें इन्वेस्टिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए और हमारी कंट्री को ग्रो करने में मदद की। लेकिन मेरे हिसाब से राकेश जी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ये थी कि वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। वो ये कहते थे कि आने वाला सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि पूरा 100 साल इंडिया के लिए स्पेशल होने वाला है और फ्यूचर में इंडिया ऐसी ग्रोथ देखेगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और ये चीज राकेश जी को काफी अच्छे से पता थी और इसीलिए वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे और अपनी लाइफ के रूल्स खुद ही बनाते थे। क्योंकि दोस्तों वो इंडियन वॉरेन बफे, बिलियनियर या एक रिच बिजनेसमैन नहीं थे। वो एक अच्छे हस्बैंड, अच्छे डैड और एक अच्छे टीचर थे और एक ट्रू इंडियन थे जो इंडिया की सक्सेस में बिलीव करते थे। और यही चीज उन्होंने काफी बार कही थी कि आई एम नॉट अ क्लोनर, आई डोंट कॉपी एनीबडी, आई एम राकेश झुनझुनवाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एम स्टॉक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस स्टोरी से कौन सा लेसन सबसे इंपॉर्टेंट लगा और कौन से इन्वेस्टर की स्टोरी को आप फ्यूचर में सुनना चाहोगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.